हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल, एंड दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग 2025 मेंस। इक्वली 2026 पीपल, नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर योर एग्जाम। जब आप 2026 में एग्जाम लिख रहे होंगे और मेंस दे रहे होंगे, और अगर एग्जैक्ट जो कंटेंट है आप रिप्रोड्यूस कर पाते, यू गेट वेरी गुड मार्क्स. So this video is equally relevant for 2026 people, and besides for 2026 prelims also, this discussion is going to be helpful. So all the people for falling in this category can watch this video. सिर्फ दे सुनिएगा नहीं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी प्लीज़ राइट डाउन। लिखने से आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाएंगी और आपको मेमोराइज करने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। सो चलिए 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन पिलर्स पे हमारा डिस्कशन बेस्ड होगा। सबसे पहले हम एक बेसिक definition देखेंगे, देन हम देखेंगे कि what was the intent or purpose or background for enactment of this law. Then we will see what are the main provisions of this law. Then we will see what are the pros, how this law has helped in the democratic procedure of our country. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स, यानी हम देखेंगे कि क्या क्या इसके इश्यूज है, इस लॉ के फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज हैं, और उसके बाद हम आपके लिए रिकमेंडेशंस देखेंगे कि इस लॉ के फंक्शनिंग को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो दीज आर द पिलर्स ऑन विच दिस क्लास इज गोइंग टू बी बेस्ड। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं तो हमेशा एक ही आपको थीम दिखेगा। भले क्वेश्चन के जो शब्द हैं वो बदल जाए, बस बट एसेस उनका यही होता है, प्रोज वर्सेस कॉन्स। और जब भी प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में हमेशा स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और जब कॉन्स की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टिफनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डिसेंट, जस्ट मुझे कीवर्ड याद आ रहा है, डिसेंट को कैसे स्टिफल किया जा रहा है, इसकी बात होती है। तो जब भी स्टेबिलिटी वर्सेस साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट, साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट कह सकते हैं, और ये जुड़ा हुआ है लार्जर डेमोक्रेसी से, क्योंकि डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में अगर आप अपनी वॉइस, अपनी ओपिनियन ही आगे नहीं रख पाते हैं तो फिर ये डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन है। सो हमेशा जब भी PYQ आप देखेंगे तो इस लॉ के ऑपरेशन की एनालिसिस की बात की गई है, और हमेशा स्टेबिलिटी वर्सेस डेमोक्रेसी की बात की गई है। तो उसी के अराउंड हमारा ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है, ये डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। बेसिकली 10th शेड्यूल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ऐड किया गया था, जो बेसिकली वैसे लेजिस्लेचर जो डिफेक्ट करते हैं फ्रॉम एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में छोड़ कर चले जाते हैं, उनके लिए उनके डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स को डील करता है या फिर डिफाइन करता है। सो 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल बेसिकली एक ऐसा शेड्यूल है जो डिफेक्टर्स हैं, उनके पॉलिटिकल डिफेक्टर्स हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स और उसकी बात करता है। बेसिकली डिफेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब आपका दिल टूटता है, जब आपका प्यार में दिल टूटता है तो उसको ब्रेकअप कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। जब इश्क में दिल टूटता है तो उसको ब्रेकअप कहते हैं। जब पॉलिटिक्स में लोग छोड़कर चले जाते हैं, यानी किसी का दिल तोड़ कर चले जाते हैं, उसको डिफेक्शन कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और दूसरी बात याद रखेंगे कि ये आपके प्रीलिम्स का भी सवाल हो सकता है 2026 का, कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, क्या है? याद रखिएगा, ये 50 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इनेक्ट किया गया था, इस लॉ ने
पॉलिटिकल पार्टीज को क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया। याद रखेंगे आप, तो पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ये आप याद रखेंगे। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कहाँ से था, कहाँ से इसको रिकॉग्नाइज किया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से रिकॉग्नाइज किया गया। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर धोखा होता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इसी कंसिक्वेंसेस को देखते देखते सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है, और इसी को देखते हुए इस एक्ट को लाया गया था। तो हमें देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में बैकग्राउंड पूछे, या फिर क्या इंटेंशन था ये पूछे, क्या पर्पस था ये पूछे, मोटिव क्या था, कुछ भी पूछे, आपको यही लिखना है। यहाँ पे 3 4 5 6 पॉइंट है, इनमें से जो भी आप लिख सके। सबसे पहला था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो रहे थे स्पेशली 1960s एंड 70s में, वो उसको कर्व करने के लिए सबसे पहला मोटिव ये था। क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे आगे डिस्कशन में, मुश्किल से 5 साल के अंदर लगभग 140 एमपीज एंड लगभग 2000 एमएलएज ने डिफेक्ट किया था। तो ये सिचुएशन थी तब की पॉलिटिक्स की, 1960s एंड 70s की। सो ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन, पॉलिटिकल ब्रेकअप, या फिर जो कह ले, इसको कर्व करने के लिए पहला पर्पस था कि इसको लाया जाए। एंड आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ पे आया राम गया राम कल्चर की बात की जाती है। तो इस आया राम गया राम कल्चर की को रोकने के लिए, कि है ना, कि आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए, इस कल्चर को रोकने के लिए इस लॉ को बनाया गया था। और ये आया राम गया राम कल्चर बेसिकली एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, उन्होंने जब मल्टीपल टाइम्स पार्टी स्विच किया था, वो भी एक दिन में, दिस हरियाणा एमएलए गया लाल स्विच्ड मल्टीपल पार्टीज इन अ सिंगल डे। और इसके बाद ये टर्म क्वाइन किया गया था, आया राम और गया राम। एक ही दिन में गया लाल आया भी और गया भी। तो याद रखेंगे, दूसरा पर्पस ये है। थर्डली कि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है इसको प्रिजर्व करना है, स्पेशली कि जो कोalition की सरकार होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी प्रोन होते हैं ना, इंडिया की जैसी पॉलिटी है। सो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये पर्पस, ये लॉ लाया गया। फोर्थली, to uphold the mandate of the voters and ensure that the elected representatives do not betray the political party or ideology they were elected on। देखिए, आप जब किसी एमपी को वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली आप उनके पीछे एक लार्जर पार्टी को देखकर इलेक्ट करते हैं, राइट। सो एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उस पार्टी का एक इंटेंट होता है, एक मैनिफेस्टो होता है, और उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आकर के वोट देते हैं, और उसी के बेसिस पे आप वोट देते हैं उनको, राइट। लेकिन यही रिप्रेजेंटेटिव आज पार्टी एक्स को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे वोट ले ले, और कल को जाकर के पार्टी वाई ज्वाइन कर ले इलेक्टेड होने के बाद, तो आपने तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है एक्स, इसको पार्टी एक्स की आइडियोलॉजी पे वोट दिया था, बट ये अब क्या कर रहा है, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर इलेक्शन। सो बेसिकली आपका जो मैंडेट है वो बिट्रे हो रहा है। सो टू अपहोल्ड द मैंडेट ऑफ द वोटर्स एंड इंश्योर किया जाए कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर आइडियोलॉजी को बिट्रे ना करे जिस पे वो इलेक्ट हुए थे। दीज आर द पर्पस ऑन विच These are the purposes with which this law has been elected। अब चलते प्रोविजन की बात करते हैं। अगर हम प्रोविजन देखें तो ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली बहुत कम चांसेस है कि आपको मेंस में लिखना पड़े। जस्ट टू रिवाइज कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो किसी पार्टी का मेंबर है और वॉलंटरली गिव अप कर दे पार्टी की मेंबरशिप, या फिर पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वोट कर दे, या फिर एब्सटेन कर दे वोटिंग से। तो अगर किसी पार्टी का मेंबर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो कंडीशन है या तो वॉलंटरली मेंबरशिप गिव अप कर दे, या फिर पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वो एक्ट कर दे। अगर पार्टी ने कहा है वोट करने को, वो एब्सटेन हो जाए, या फिर एब्सटेन करने को पार्टी का कमांड है और वो वोट कर दे, तो इन दोनों कंडीशंस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है तो इलेक्शन के बाद यानी एमपी बनने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है देन दिस इंडिपेंडेंट पर्सन गेट डिस्क्वालिफाइड। और अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, नॉमिनेटेड मेंबर है, वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के 6 महीने के आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ नॉमिनेशन अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर कोई एक्स पर्सन है और ये नॉमिनेशन के थ्रू पार्लियामेंट में इसकी एंट्री हुई है तो इसके पास 6 महीने का 6 मंथ्स की विंडो होती है कि ये पर्सन 6 मंथ्स के अंदर जो है वो क्या किसी के पास भी जा सकता है। यानी आया राम गया रवाना एपिसोड 6 मंथ तक ये कर सकता है। आफ्टर 6 मंथ ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। और याद रखेंगे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस होते हैं उनको डिसाइड करने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? हाउस की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा में स्पीकर हो गए, राज्यसभा में चेयरमैन हो गए, सो ऑन सो फोर्थ। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास डिस्क्वालिफिकेशन की फाइनल अथॉरिटी होती है। एंड अगेन दिस पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू आफ्टर कियोतो होलान केस। तो चलिए अब देखेंगे, नाउ विल गो इनटू द एनालिसिस पार्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे कि what are the contribution of anti defection law in ensuring political stability। यानी हम एंटी डिफेक्शन लॉ के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोज की बात कर रहे हैं। आपको कुछ भी आए यही लिखना है। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के को कोलैप्स होने से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अब हमने ये पॉइंट तो दे दिया, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। व्हिप सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि पार्टी के जो लेजिस्लेचर हैं वो या तो वोट करें या फिर ना करें। जैसे कि कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मनी बिल हो गया, एक्सेट्रा पे जो पार्टी का मैंडेट है उसके हिसाब से, पार्टी की जो व्हिप है उसके हिसाब से ये क्या करें? वोट करें या फिर एब्सटेन करें। तो इससे क्या होती है कि स्टेबिलिटी आती है। अब इसको हमें एग्जाम्पल के तौर पे देखना है। तो एग्जाम्पल है कि वीपी सिंह गवर्नमेंट 1989 में थी। दिस वीपी सिंह गवर्नमेंट वाज ब्रॉट डाउन बाय डिफेक्शन and post anti-defection laws such mass crossover leading to sudden falls have been become harder। So basically 1989 में क्या हुआ था कि मैसिव वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है के टाइम पे मैसिव डिफेक्शन हुआ था। यानी उनकी सरकार की जो है वो टेस्ट होने वाली थी लोकसभा में, कोई मोशन उनके अगेंस्ट था और पार्टी के मैंडेट के अगेंस्ट मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं और सरकार गिर जाती है ड्यू टू डिफेक्शन। लेकिन अब आफ्टर एंटी डिफेक्शन लॉ जब से आया है इतना मैसिव क्रॉसओवर जो है सडन फॉल करना ये डिफिकल्ट है। तो आप जब भी स्पेशली देखिए, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उसको 15 मार्क्स के फॉर्मेट में देखेंगे, आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज करेंगे। देखिए जब भी आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हैं तो आप जब भी आर्ग्यू करेंगे एक पॉइंट देंगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस या फिर एक आर्ग्यूमेंट देंगे। जैसे हमने कहा कि एंटी डिफेक्शन का पहला पॉजिटिव ये है कि इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो आपने पहला आर्ग्यूमेंट दिया। अब नाउ यू विल एक्सप्लेन कि हाउ, आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इट प्रिवेंट्स कोलैप्स। एंड उसके बाद आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि कोई ऐसा सिचुएशन पास्ट में हुआ है जिसके बेसिस पे आप कर रहे हैं। सो एक आर्ग्यूमेंट followed by a brief illustration or brief illustration, yes, and then coupled with an example will suffice your structure। ये आपको एग्जाम्पल फॉलो करना है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन का पॉजिटिव क्या है कि कैसे ये स्टेबिलिटी ब्रिंग किया है। दूसरा पॉइंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैज हेल्प्ड इन कर्बिंग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को कर्ब करने में एंटी डिफेक्शन लॉ ने हेल्प किया। कैसे? तो देखते हैं। 1985 के पहले जो लेजिस्लेचर्स थे वो फ्रिक्वेंटली स्विच करते थे पार्टीज को,
फॉर द सेक ऑफ पर्सनल गेन्स, जैसे कि किसी को मिनिस्ट्री प्रोमिस कर दी गई, किसी को कैश देने की बात की गई, कोई इंसेंटिव हो गई। तो 1985 के पहले ये सिचुएशन था कि जो लेजिस्लेचर्स इलेक्ट होकर जाते थे वो फ्रिक्वेंटली स्विच करते थे, कोई डिटरेंट ही नहीं था। और आया राम गया राम 1985 का ही सिनारियो, पहले का सिनारियो है। लेकिन जब 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो ये एक तरह से डिटरेंट का काम करता है कि इस तरह के जो अनएथिकल स्विचेज होते हैं इसके अगेंस्ट ये डिटरेंट है, और ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी इन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो यहाँ पे याद रखेंगे कि सेकेंड जो बेनिफिट है वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को कर्व करना है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म मीन्स कि डिफेक्ट कर देना फॉर द सेक ऑफ पर्सनल गेन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि देखिए 1967 से लेकर के 72 तक अगर हम इस पीरियड को देखें, सिर्फ 5 साल में लगभग ओवर यानी 142 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 1900 से ज़्यादा एमएलएज ने डिफेक्ट किया है, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कोलैप्स इन द स्टेट्स। आप समझ रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार गिर जा रही है, कोलैप्स हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। सो उसके बाद ये पहले का सिनारियो था, बट आफ्टर दिस डिफेक्शन ऐसा आपको सिनारियो देखने को नहीं मिलेगा कि 5 साल के अंदर में लगभग 2000 एमएलएज डिफेक्ट कर ले। सो दिस इज द benefit of this law, this is the contribution of the law that it has helped in curbing political opportunism. Now come to third point. थर्ड पॉइंट कहता है कि दिस एंटी डिफेक्शन लॉ हैज हेल्प्ड इन डिस्करेजिंग हॉर्स ट्रेडिंग। इट डिस्करेजेस हॉर्स ट्रेडिंग, राइट? So the fear of disqualification discourages money for defection deals. ये political opportunism ही जैसा है कि हम आपको पैसे देंगे, आप बस धोखा दे करके आ जाइए। मनी फॉर डिफेक्शन डील्स विच वाज कॉमन बिफोर 1985। 1985 से जो सिनेरियो कॉमन था कि आप पैसे दे करके डिफेक्ट कर देना, ये डिस्करेज हुआ है आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ। और दिनेश गोस्वामी कमेटी ये जो ये जो सेंटेंस है कि मनी फॉर डिफेक्शन डील्स, ये कम हुआ है, डिस्करेज किया है दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में, एंड NCRCW 2002 ने कहा और साथ ही सपोर्ट किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। तो बेसिकली जो मनी फॉर डिफेक्शन डील है इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग यानी मनी फॉर डिफेक्शन डील्स को भी डिस्करेज करता है। और इसी को देखते हुए दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 ने एंड NCRCW 2002 ने कहा था कि दिस law should be kept for government stability. Okay, now come to fourth point. How fourth point that anti-defection law के positive contribution क्या है? That it helps in preservation of the mandate. It helps in preservation of the mandate. यानी जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को कैसे इलेक्ट करते हैं इंडिया में, एक पार्टी की आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो के बेसिस पे। अब ये वोटर्स क्या होते हैं, आपने इनको मैंडेट दिया एक पर्टिकुलर पार्टी और आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टो के बेस पर। अब एक कैंडिडेट जाकर के इलेक्ट होकर किसी और पार्टी में चला गया। सो बेसिकली ये आपका बिट्रियल है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इस बिट्रियल को प्रिवेंट करता है, पब्लिक ट्रस्ट के बिट्रियल को प्रिवेंट करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफेक्टर्स धोखेबाजों के से गवर्नमेंट क्या हो, हाईजैक ना कर ली जाए। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ मैंडेट को, पब्लिक मैंडेट को प्रिजर्व करने में और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही हम देखेंगे कि जुडिशियल सपोर्ट एंड क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे कि होलाहन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था इस लॉ को। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो, दिस लॉ इज necessary and it is constitutionally valid.
court said that there is a need for political stability, and this law helps in bringing that, and also allowing judicial review of speaker's decision. So इवन सुप्रीम कोर्ट ने कियोतो होलोहन केस में इस एक्ट को, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को सपोर्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ कहा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ठीक है. सो इवन इस लॉ को जुडिशियल सपोर्ट है, एंड टाइम टू टाइम जुडिशरी हैज कम फॉरवर्ड टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग. हमने कियोतो होलोहन देख लिया, हम आगे भी देखेंगे. सो दीज आर द 5 points which you can remember for the contribution of anti-defection law in ensuring political stability. जब भी positives की बात होगी आप ये 5 points लिख सकते हैं examples के साथ. अब हम आते हैं कॉन्स देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की. और देखिए जब भी कॉन्स आपके पीवाईक्यू को मैं एनालाइज कर रही थी तो व्हेनेवर आई सॉ द क्वेश्चन द एसेंस ऑफ वर्डिंग्स हर थोड़े से चेंज होंगे ऑफ कोर्स हर साल, बट हमेशा जो क्वेश्चन था वो हमेशा स्टेबिलिटी वर्सेस डेमोक्रेसी के डिबेट के अराउंड था. डेमोक्रेसी मतलब क्या? सप्रेशन ऑफ डिसेंट, यानी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है. तो डेमोक्रेसी की कैसे डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को सप्रेस कर रहा है. सो हमेशा याद रखेंगे कॉन्स आपके लिए इस थीम पे इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है डिसेंट को सप्रेस कर रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर दैट इट अंडरमाइंस लेजिस्लेटर्स इंडिपेंडेंस. ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ की पहली क्रिटिसिज्म, अगर आपसे क्रिटिसिज्म पूछे, कॉन्स पूछे, ड्रॉबैक पूछे, या फिर किस तरह से डिसेंट को सप्रेस कर रहा है, डेमोक्रेटिक को कैसे सप्रेस कर रहा है, आपको यही पॉइंट्स लिखना है. ठीक है. सो पहला जो क्रिटिसिज्म है कि एंटी डिफेक्शन लॉ अंडरमाइंस लेजिस्लेटर्स इंडिपेंडेंस, या फिर इट इज एंटी डेमोक्रेटिक इन नेचर. एंटी डिफेक्शन लॉ की पहली क्रिटिसिज्म ही यही है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है. कैसे? ये लेजिस्लेचर्स के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है. अब हमने एक आर्गुमेंट दे दिया, बट हम इसको कैसे फॉलो करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, अपने जस्टिफाई करेंगे अपने आर्गुमेंट को 2-3 लाइन 4 लाइन में, उसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे, तो जाके हमारा काम कंप्लीट होगा फॉर 15 मार्कर. सो अब हम देखेंगे कि कैसे ये एंटी डेमोक्रेटिक है. सो एक्सप्लेनेशन सेज कि द एंटी डिफेक्शन लॉ फोर्सेस एमपीज एंड एमएलए टू फॉलो द पार्टी व्हिप even on the matters of conscience और public interest. देखिए पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर है, या फिर ऐसा मैटर है जहाँ पे जो एमएलए या फिर एमपीज है उनका कंसियंस कुछ और कह रहा है करने को, लेकिन अब पार्टी का विप है, उसके साथ उनको जाना पड़ेगा, भले उनका कंसियंस उनको अलाउ करे या नहीं करे. सो बेसिकली दिस लॉ फोर्सेस एमपीज एंड एमएलए टू फॉलो द पार्टी विप इवन ऑन द मैटर्स ऑफ कंसियंस और पब्लिक इंटरेस्ट. राइट. अगेन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बॉन्डेड स्लेव्स हो जाते हैं पार्टी कमांड के, और रिगार्डलेस ऑफ देयर व्यूज और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमांड्स. आपके जो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं वहाँ का पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और है, आपका कंसियस कुछ और कर रहा है, लेकिन आप क्या हो गए हैं? आप एक तरह से बॉन्डेड स्लेव्स हो गए पार्टी के कमांड के, पार्टी के व्हिप के, जस्ट फॉर द सेक की अगर आप व्हिप के अगेंस्ट जाएंगे तो आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करने का खतरा उठाते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म. एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कि 2008 में रिसेंट 10-12 साल से तो कोई ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ नहीं है, बट अगर हम 2008 में जाएं तो उस समय यूपीए 1 का ट्रस्ट वोट हुआ था. उस समय जो इंडिविजुअल एमपीज थे दे एक्सप्रेस्ड पर्सनल डिस्कम्फर्ट, बट दे हैज टू वोट एज पर पार्टी व्हिप फियरिंग डिस्क्वालिफिकेशन. मीन्स पार्टी का व्हिप जो था उसके अगेंस्ट उनका पर्सनल ओपिनियन था, पर्सनल कंसियंस उनका था, लेकिन उनको पार्टी के व्हिप के अकॉर्डिंग जाना पड़ा बिकॉज दे वर फियरिंग डिस्क्वालिफिकेशन. तो जब इस तरह से आप एक कहिए इसको एलिगेशन लगाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर देते हैं, तो फिर आपका एक आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाता है. सो पहला हमने देखा कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एंटी डेमोक्रेटिक है. दूसरा क्रिटिसिज्म है
कि जो स्पीकर का डिस्क्रिशन है ये पॉलिटिकली बायस्ड है, द स्पीकर्स डिस्क्रिशन इज पॉलिटिकली बायस्ड। हमने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी क्या है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, राइट। सो स्पीकर्स यहाँ पे कहा जाता है कि स्पीकर डिस्क्रिशन इज पॉलिटिकली बायस्ड। अब कैसे हम देखते हैं, सो द स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन बट दे आर लॉयल टू द रूलिंग पार्टी एंड लीडिंग टू डिलेज और पार्टीसन जजमेंट्स। देखिए इंडिया में स्पीकर बनने के बाद भी पार्टी की जो एफिलिएशन है वो कंटिन्यू रहती है, यानी आप किसी पार्टी से स्पीकर बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर वैकेटिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टी, मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। सो जो भी स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी लॉयलिटी तो रूलिंग पार्टी से रही ना। अगर लॉयलिटी रूलिंग पार्टी से रही है तो फिर रूलिंग पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो जानबूझ के डिलेज भी करेगा या फिर उसका जजमेंट भी होगा, पार्टीसन जजमेंट। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कर्नाटका, देखिए फेमस केस है कर्नाटका का डिफेक्शन केस 2019 में, ये फेमस केस है। यहाँ पे जानबूझकर स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस था उसको डिले किया था रिबेल एमएलए पे, अलाउिंग पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग एंड फॉल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। वहाँ की सरकार फाइनली गिर गई थी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये जानबूझकर डिलेड डिस्क्वालिफिकेशन बाय स्पीकर है। और उसके बाद ये कर्नाटका डिफेक्शन केस के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट का किशम मेघाचंद्रा जजमेंट आता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि टाइम बाउंड डिसीजन होना चाहिए विद इन 3 months बाय द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर की जो ऑफिस है दैट इज लायबल ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, क्योंकि स्पीकर की जो अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो तो कंटिन्यू रह रही है, राइट। सो याद रखेंगे आप। अब तीसरी जो क्रिटिसिज्म है एक्ट की वो क्या है कि तीसरी किस क्रिटिसिज्म है कि पार्टी लीडरशिप जो है मिसयूज बाय पार्टी लीडरशिप टू सप्रेस डिसेंट। पार्टी लीडरशिप डिसेंट को सप्रेस करने के लिए इस लॉ का मिसयूज करती है। अब एग्जांपल देखते हैं। मिसयूज हमने कहा कि द पार्टी व्हिप इज ऑफन इशूड ऑन नॉन क्रिटिकल इश्यूज, यानी ट्रिवियल इश्यूज पे भी आप पार्टी व्हिप इशू कर दे रहे हैं। नॉन क्रिटिकल छोड़ दीजिए, ट्रिवियल मैटर्स पे पार्टी व्हिप इशू कर देती है, लीडिंग टू प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट वॉइसेस ऑफ रीजन और रिफॉर्म विद इन द पार्टी। अगर पार्टी कभी कभी ऐसा भी देखा गया पास्ट के एग्जाम्पल में हम अभी देखेंगे कि पार्टी के अंदर अगर रिफॉर्म की बात हो रही है या फिर कोई और बात हो रही है वहां पे भी पार्टी जो है वो जो वॉइसेस उनके थोड़ा सा डिफरेंस में आ रहे हैं, वॉइस वो लोग जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी व्हिप इशू कर दिया जाता है। सो मिसयूज होती है, बेसिक मिसयूज देखा गया कि पार्टी लीडरशिप इसको मिसयूज कर रही है टू सपोर्ट डिसेंट विद इन द पार्टी। एग्जांपल देखिए 2020 में सचिन पायलट के साथ 18 एमएलए प्लस सचिन पायलट 19 एमएलए बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन थ्रेट्स उन्होंने फेस किया था सिंपली फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट विद इन द पार्टी। उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट डिसेंट एक्सप्रेस किया था, ना कि इसके अगेंस्ट कहीं वोट किया था। दोनों में अंतर है, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है। जस्ट बिकॉज पार्टी की मान लीजिए अपनी इंटरनल मीटिंग हो रही है, वहां पे कोई एमएलए या एमपी अगर अपना व्यू रख रहा है जो कि पार्टी के लाइन से डिफरेंस है, उस पे भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर मिसयूजिंग दिस लॉ। ओके, fourthly, now see what is the fourth criticism. So the fourth criticism says कि it encourages backdoor defections via resignation. The law encourages backdoor defection, इस तरह के keywords याद रखिएगा, via registration. So explanation देखते हैं कि legislature resign instead of defecting and get re-elected on another party ticket bypassing disqualification. So अब क्योंकि लेजिस्लेचर्स को पता है कि मैं एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाऊं, यानी नया पाने की चाहत में अगर पुराने को छोड़ दूं तो मुझ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। तो अब वो इतने श्योर होते हैं कि वो बैकडोर में सारे नेगोशिएशंस कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग पार्टी से सीधा रिजाइन कर देते हैं और दूसरे पार्टी से टिकट लेकर के उस पर जीत भी जाते हैं। ठीक है,
सो यही ये कह रहा है कि इट इनकरेजेस बैकडोर डिफेक्शंस बाय रेजिग्नेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो एक कर्नाटका का केस है 2019 में कि मास नंबर में एमएलए रिजाइन किए and they resigned and they got re-elected on the other party tickets and defeating the spirit of the law, राइट। जो सरकार थी फाइनली वो सरकार गिर गई और इन नंबर ऑफ एमएलए रिजाइन किए और दे गॉट री इलेक्टेड ऑन द अदर पार्टी। देखिए यहाँ पे एक ये तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कुछ और बातें बताना चाहूंगी कि इन दोनों केसेस में देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया, राइट। सचिन पायलट किस पार्टी के हैं और ये केस जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको पता होगा। यहाँ पे भी मैंने किसी भी पार्टी का कि रूलिंग पार्टी या फिर अदर पार्टी, सी कभी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन मत कीजिएगा, स्पेशली जब आप क्रिटिसिज्म क्रिटिकल एस्पेक्ट के लिए उनका एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, मत ही कीजिएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप कर सकते हैं बट विदाउट नेमिंग कोशिश कीजिए ना, कि सपोज कीजिए कि आपका फर्ज कीजिए कि आप जिस आपका आपने एग्जाम पॉजिटिव लाइट में आपको दिखा दिया, ठीक है, और मेरे पास कॉपी आई और मैं जो हूँ बीजेपी एक सर्टेन मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस को फेवर करती हूँ, मे भी मेरा उस समय जो पॉलिटिकल इमोशन है वो किसी तरह से ट्रिगर हुआ और मुझे अरे आपको लिख रहा है बीजेपी का भी लिख सकता था, कांग्रेस का भी लिख सकता था। सो समहाउ ये स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनली बायस्ड, राइट। तो रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी नेम, चाहे पॉजिटिव में और निगेटिव में तो लिखना ही लिखना नहीं है। पॉजिटिव में भी कोशिश करिए कि इसको थर्ड पर्सन में लिख दे, बट सेकेंड पर्सन में लिख दे, बट फर्स्ट नेमिंग नहीं करनी है पॉलिटिकल पार्टी की। सो ये हमने ड्रॉबैक्स देखे हैं, 5 हमने पॉजिटिव देखा है, 4 ड्रॉबैक देखा है, हमने थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय डिफरेंट कमिटीज फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द लॉ। अब लॉ है, लॉ के लूपहोल्स हमने देखे, लॉ के ड्रॉबैक्स भी देखे, इसको अब लॉ की फंक्शनिंग को कैसे बेटर बना सकते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी लिखना होगा, यही वे फॉरवर्ड आप लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 2-3 स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशंस हो जाए, उसके बाद हम अपनी बातें लिख सकते हैं। अगर हम सारा खुद की ही बातें लिखेंगे तो हमारी बात में वो वजन कम है ना। तो सबसे पहला देखेंगे कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स। सो दिनेश गोस्वामी कमेटी और लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। सो इनका नाम बार बार आता रहेगा। सो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में और 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 में दोनों ने सजेस्ट किया था कि ये जो लॉ का एप्लीकेशन है इसको सिर्फ उन वोट के लिए सीमित कर दीजिए जो कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को थ्रेटन करती है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल एक्सेट्रा पे अगर बात आती है, इनसे क्या है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी को थ्रेट है। तो इन सब केसेस में लॉ है उसके एप्लीकेशन को लिमिट कर दीजिए। So it recommended that limit the application of law only to votes that threatens the stability of the government. NCRCW 2002 इसने सजेस्ट किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का पावर है इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर से हटा करके एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या फिर इलेक्शन कमीशन में वेस्ट कर दिया जाता है। NCRCW suggested that waste the power to decide disqualification to an independent tribunal or election commission rather than स्पीकर। अब दिनेश गोस्वामी कमेटी ने की एक और रिकमेंडेशन आती है कि एग्जैक्टली वैलिड विप होता क्या है, राइट। सो व्हाट इज अ वैलिड विप? So Dinesh Goswami committee recommended that there is a need to define what constitutes valid whip. वैलिड विप होता क्या है और इसका जो इसका यूज जो है वो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू क्रूशियल लेजिस्लेटिव बिजनेस तक ही इसको लिमिट किया जाए, ना कि ऑर्डिनरी पार्टी फंक्शनिंग के लिए भी इसको लिमिट कर दिया जाए। अगेन सुप्रीम कोर्ट इन केशव मेघा चंद्रा केस हमने भी पढ़ा,
it recommended that make defection proceeding time bound. जो defection की proceeding है इसको time bound किया जाए, और केशव मेघाचंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 month टाइमलाइन होना चाहिए फॉर स्पीकर टू डिसाइड. एंड लास्टली there is a सुप्रीम कोर्ट इन रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हमने ये टर्म पढ़ा वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, ये वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप बहुत ही वेग है. So there is need to define a clear and objective definition of this voluntarily giving up membership of the party. And Supreme Court ने कहा था कि हो सकता है कि कोई लेजिस्लेचर हो उसका कंडक्ट जो इंडिकेट करता हो वॉलंटरीली रेजिग्नेशन का, लेकिन फॉर्मली वो रेजिग्नेशन नहीं चाहता है, नहीं देना चाहता, बट हिज कंडक्ट कैन बी इंडिकेटिव. एंड यहाँ से काफी वेगनेस आता है इस टर्म में कि वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द हाउस. सो कोर्ट सेड इन रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म voluntarily giving up membership of the house. So these are the pillars on which you need to prepare this topic, and I hope it is comprehensive, it makes sense. और आप में से जो भी इसको करके जाते हैं, I'm very much optimistic that it will help you. See, mains exam is once you have एक लेवल का कंटेंट आपको मिल जाता है, then it is all about retention and reproduction. सो इसके आप इसको डिस्कशन को सुनते सुनते नोट्स बना लिए होंगे, तो इट विल हेल्प यू इन, आपके माइंड में पूरा एक तरह से छप गया होगा. इसको रिवाइज कर लीजिए एंड विल बी रेगुलर विथ आवर क्लासेस. मोस्ट लाइकली विल हैव 2-3 टॉपिक्स हम कवर करके, एंड विल कंक्लूड आवर योर क्लासेस सून. थैंक यू वेरी मच.